अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में चारशंबे के रोज़ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल इस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें हिंदू ख़वातीन के ज़रिए श्रृंगार गौरी की मुस्तकिल पूजा की इजाज़त देने का मुतालबा किए जाने की मुखालिफत की गई थी। दरअसल ज्ञानबाबी मस्जिद आदे के अंदर श्रृंगार गौरी की मुस्तकिल पूजा का मुतालबा करते हुए कुछ खवातीन के जरिए अर्जी दाखिल की गई थी। इस पर मस्जिद कमेटी ने एतराज़ जाहिर किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहस मुकम्मिल होने के बाद 23 दिसंबर 2022 को फैसला महफूज रख लिया था। 31 मई को इस मामले में अदालत ने फैसला सुनाया, जो कि हिंदू खवातीन के हक में गया, यानी मस्जिद अहाते में श्रृंगार गौरी की मुस्तकिल पूजा से मुतालिक केस पर समाअत होगी। इससे कबल जिला जज वाराणसी ने भी यही फैसला सुनाया था, जिसको अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज पेश किया था। वाज़ेह रहे कि श्रृंगार गौरी केस में हिंदू फरीक राखी सिंह और दीगर 9 अशखास के जरिए वाराणसी की अदालत में सिविल सूट दाखिल किया गया था। इस मुकदमे में वाराणसी के जिले जज की अदालत ने 12 सितंबर को फैसला सुनाया था, जो कि मस्जिद इंतजामी कमेटी के खिलाफ गया था। अदालत में अर्जी दाखिल करने वाली 5 खवातीन समेत 10 लोगों को फरीक बनाया गया था। वाराणसी के जिले जज की अदालत ने मुस्लिम फरीक के जरिए दाखिल करदा एतराज़ को खारिज कर दिया था। अदालत में मुस्लिम फरीक ने दलील दी थी कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और 1995 के सेंट्रल वक्फ एक्ट के तहत सिविल सूट काबिल कबूल नहीं है, लेकिन जिला जज ने फैसला हिंदू फरीक के हक में सुनाया था। उसी फैसले को मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला अमित शाह का आज मणिपुर में तीसरा दिन है। वो मोरेह और कांगपो की इलाकों का उन्होंने दौरा किया। इसके बाद अमित शाह ने मकामी ग्रुप्स के नुमाइंदों के साथ बातचीत की। बाद में वो इम्फाल में सिक्योरिटी हालात का उन्होंने जायज़ा लिया। मंगल को अमित शाह ने मणिपुर पुलिस, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस और इंडियन आर्मी के सीनियर ओहदेदारों के साथ सिक्योरिटी से मुताल्लिक बातचीत की थी और जायज़ा लिया था। सिक्योरिटी ओहदेदारों के साथ मीटिंग में अमित शाह ने कहा था कि मणिपुर में अमन की बहाली को अहमियत दी जाए और सभी ओहदेदारों को रियासत में अमन को दरहमरम करने वाली किसी भी सरगर्मी को सख्ती से निपटना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चारशंबे को राजस्थान में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। अजमेर में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस तरक्की की स्कीमात में 85% कमीशन खाने वाली पार्टी है। कांग्रेस लूटने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। गरीब हो, आदिवासी हो, दलित हो, अक़लियत हो, सबको एक समान कांग्रेस पार्टी लूटती है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत मुख्तलिफ स्कीमात पर अमल कर रही है, लेकिन रियासत की कांग्रेस हुकूमत उन स्कीमात पर ठीक से अमल नहीं कर रही है। आजकल बहुत से लोग पूछते हैं कि देश में जो विकास के बड़े बड़े काम हो रहे हैं उसके लिए कि मोदी इतने पैसे लाता कहां से है। चारों तरफ विकास का चांद चल रहा है, इतने पैसे मोदी लाता कहां से है। मैं बताता हूं मोदी पैसे कहां से लाता है। पहले पैसे कहां जाते थे और आज कहां जाते हैं वो भी बताता हूं। हमारे देश में विकास के काम के लिए पैसे की कमी कभी भी नहीं रही है। ये बहुत जरूरी होता है कि जो पैसा सरकार भेजे वो पूरा का पूरा विकास के कार्यों में लगे। लेकिन कांग्रेस ने अपने शासन में देश का खून चूसने वाली ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था बना दी थी जो देश के विकास को खाए जा रही थी, खोखला कर देती थी। कांग्रेस के नेता, पूर्व प्रधानमंत्री
राजीव गांधी ने सार्वजनिक रूप से माना था कि कांग्रेस सरकार 100 पैसे भेजती है, 1 रुपया अगर भेजती है तो 100 पैसे में से 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। कांग्रेस हर योजना में 85% कमीशन खाने वाली पार्टी है। साथियों, बीजेपी सरकार ने बीते 9 वर्षों में जो देश का इतना विकास किया है, वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि बीजेपी कांग्रेस की लूट के रास्तों को ही बंद कर रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मंगल को अमेरिका के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने वहां सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तानियों से मुलाकात की और खिताब किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कुछ महीने पहले हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा शुरू की थी। मैं भी यात्रा कर रहा था। हमने देखा था कि हिंदुस्तान में सियासत के आम औजार मसलन जल्द से आम लोगों से बात करना, रैली अब काम नहीं कर रहे हैं। हमें सियासत के लिए जिन वसाइल की ज़रूरत है उन पर बीजेपी और आरएसएस का कंट्रोल है। लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, एजेंसियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में हमने महसूस किया कि हिंदुस्तान में सियासत करना अब आसान नहीं रहा। चुनाचे हमने यात्रा करने का फैसला किया। राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई शख्स ये नहीं सोच सकता वो सबके बारे में सब कुछ जानता है। ये बीमारी की तरह है कि हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। मेरे ख्याल में वो भगवान से ज़्यादा जानते हैं। वो भगवान के सामने भी बैठकर उन्हें भी समझा सकते हैं कि क्या चल रहा है। पीएम मोदी भी उन लोगों में से एक हैं। Some months ago, we started a walk from Kanyakumari to Kashmir. Prior to walking, we were finding that the normal tools that we used to use for politics, conversations like this, public meetings, were simply not working anymore. All the instruments that we needed to do politics in India, they were controlled by the BJP and the RSS. You know, people are threatened, cases are put on people, agencies are used on people. So we also are finding that in some way it had become quite difficult to act politically. And that's why we decided to walk from southernmost tip of India to Srinagar. And when we started, I thought, okay, देखेंगे क्या होता है. After 5 or 6 days, we realized that actually walking 4,000 kilometers is not an easy thing. You know, and I had an old knee injury that started to act up. So I said, now I'm in real trouble because there's no choice. One has to walk and I'm having quite a lot of pain. And then quite a surprising thing happened. रेसलिंग की आलमी गवर्निंग बॉडी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 28 मई को एक एहतजाजी मार्च के दौरान मुमताज हिंदुस्तानी पहलवानों को हिरासत में ले जाने की मजम्मत करते हुए मंगल को वार्निंग दी कि अगर मुकर्ररा वक्त पर फेडरेशन ऑफ इंडिया के ज़ेरे इल्तिवा इलेक्शन नहीं हुए तो उससे मुअत्तल कर सकता है। UWW ने सख्त अल्फाज में जारी एक बयान में कहा कि वो WFI के सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह की तरफ से ताकत के गलत इस्तेमाल और जिनसी हरासानी पर पहलवानों के एहतजाज से मुताल्लिक सूरत-ए-हाल को बड़ी तशवीश के साथ देख रहा था। बयान में कहा गया कि इन आखिरी दिनों के वाकयात और भी ज्यादा तशवीशनाक है कि पुलिस ने एहतजाजी मार्च शुरू करने पर पहलवानों को गिरफ्तार किया और उन्हें आर्जी तौर पर हिरासत में लिया गया। UWW पहलवानों के साथ बदसलूकी की और उनकी गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करता है। वो अब तक की तहकीकात के नताइज न आने पर मायूसी का इजहार करता है।
जहां हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अपील तक क्यों नहीं करी, खेल मंत्री ने अपील तक क्यों नहीं करी, सरकार ने अपील तक क्यों नहीं करी, वहां दूसरा पहलू यह है कि जो आरोपी है बृजभूषण सांसद, भाजपा सांसद, उनका एक बयान आया कि ये मेडल तो 15 रुपए में मिल जाते हैं, 15 रुपए में। अगर ऐसा है तो ये देश और कांग्रेस पार्टी जितने वो कहेंगे हम उतने रुपए उनको दे देते हैं, तैयार हैं, वो मेडल खरीद के दिखाए, ओलंपिक के मेडल। क्या कारण है कि आज देश की आजादी से अब तक 23 इंडिविजुअल मेडल आए, देश के 23 इंडिविजुअल मेडल। इन 23 इंडिविजुअल मेडल में से 11 अकेले हरियाणा प्रदेश के मेडल। आज आप बेटियों के न्याय दिलाने के प्रश्न को राजनीतिक, लेकिन जैसे मैंने कल न्यूज देखी कि हमारी बहनें साक्षी और विनेश फोगाट अपने मेडल गंगा नदी में बहाने जा रही हैं, तो मेरे को एकदम मोहम्मद अली साहब की याद आ गई। मोहम्मद अली साहब जो एक मशहूर मुक्केबाज रहे हैं, जिनको कैसेस के नाम से जाना जाता है। जब उनके ऊपर जब यूएस में गोरे काले की नीति चल रही थी और उनको एक रेस्टोरेंट में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था कि उन्होंने बताया कि मैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हूं, तो उन्होंने उसको बाहर फेंक के मारो, बोला कि तेरे जैसे ओलंपिक मेडलिस्ट बहुत आते हैं। तो इस बात से आहत होके उसने अपना ओलंपिक मेडल ओहियो नदी में फेंक दिया था। और उसके बाद जो क्रांति आई थी पूरे यूएस में, और आप देख सकते हैं कि यूएस दुनिया का सबसे नंबर 1 मुल्क है, तो ऐसे लोगों की वजह से वहां के लोगों ने उन लोगों का साथ दिया कि भैया नहीं, रंग भेद नहीं है, हमें नहीं अलाउड है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है। हमारे यहाँ जब हमारी बहनें ओलंपिक मेडल नदी में फेंक जाती हैं तो वहां सबसे पहले उनका मजहब पूछा जाता है, हिंदू है या मुस्लिम है, चलो हिंदू हैं। फिर उनको कास्ट में बांट दिया जाता है, अच्छा तुम जाट हो, अच्छा ये वो है, ये वो है, ये वो है। तो बहुत सारे देखिए, खिलाड़ियों ने जो बातें उठाई, मैं सबसे पहली बात तो कहूं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जहां एक और खेलों का बजट 874 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2782 करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया, खेलो इंडिया जैसी योजनाएं लेकर आए, टॉप जैसी स्कीम के कारण पोडियम तक पहुंचने का अवसर मिला, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, कोई कमी किसी खिलाड़ी के प्रशिक्षण में नहीं रखी गई। 300 बड़े खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश भर में बनाए जा रहे हैं, जो लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे हैं। ये सब खिलाड़ियों की जो उम्मीदें हैं उनसे ज्यादा करने का हमने काम, एक प्रयास था हमारा। अभी हम और करना चाहते हैं, भारत को खेलों के क्षेत्र में और मजबूत बनाना चाहते हैं। लेकिन जहां तक खिलाड़ियों की मांग, कुछ खिलाड़ियों की मांग जो रेसलिंग के क्षेत्र में है, उन्होंने जब कहा कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ तो कमेटी का गठन किया गया, उनसे चर्चा करके किया गया। रात के 2 बजे इसकी घोषणा हुई, कमेटी के मेंबर्स बनाए गए, उन्हें एडिशन करने के वो भी किया गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, निष्पक्ष जांच की, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने वेस्ट बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने पहलवानों की गिरफ्तारी और उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है इसको लेकर आज एहतजाज किया। उन्होंने ऐलान किया कि अगर पहलवानों के साथ इंसाफ नहीं किया जाता है और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर नशीन बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो उनकी पार्टी इस मामले को लेकर अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करेगी। हम रेसलर्स के लिए हम जो आज रैली किया है, कल भी हमारा चलेगा। जो हमारा इंडिया का प्लेयर है, जो ओलंपिक में खेला है, जो कॉमनवेल्थ में खेला है,
जो एशियन गेम्स में खेला है सबको लेकर आज जो रैली हुआ है, ऑल एसोसिएशन, ऑल फेडरेशन, कल भी मैं विनती करना चाहूंगी कि कल बास्केटबॉल आपको पता है आजादी का लड़ाई में जिन्होंने खाली पाँव में फुटबॉल खेला था, उनका मूर्ति का सामने मोमबत्ती डालेंगे और जस्टिस मांगेंगे। इसका बाद हम प्रोग्राम करके चलाएंगे। हम कल कुश्ती के साथ बात किया है, मैं साकी जी, जगदू जी इन लोगों का साथ मैं कुछ बात किया। मैं ये कहा कि आप लोग मेरा करें, हम आपका साथ में है। इसके लिए आपका रैली में कल भी प्रोग्राम होगा और जो लोग होगा तो हमारा एक टीम जाएगा, हम पहले भी हो जाएगा, हमारा टीम जाएगा और उसको फिर मंच में मिलकर उसको अपना सपोर्ट देंगे। थैंक यू सो मच। पहलवानों के 1 महीने तक जारी रहने वाले धरने के बाद जंतर मंतर से उनके खेमे उखाड़े जाने, उन्हें हिरासत में लिए जाने और बाद में गंगा में अपने तमगे बहाए जाने के इरादे के बाद रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह बृजभूषण शरण सिंह ने रद्दअमल जाहिर किया। बृजभूषण ने कहा कि तमगे गंगा में बहा देने से मुझे फांसी नहीं मिलेगी। अगर मुझ पर एक भी इल्जाम साबित हो जाए तो मैं खुद फांसी पर चढ़ जाऊंगा। इतने संगीन इल्जाम आयद किए जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस का बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई अंजाम न देना सवाल खड़े कर रहा है। इस पर जिस तरह के अंदाज में बृजभूषण ने बयान दिया, इससे पहलवानों का गुस्सा मजीद भड़कने का अंदेशा है। और मैंने उसी दिन कहा, कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ, और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो बृजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मुझे फांसी का आदेश है, सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है, तो अपना मेजर लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेजर बहाने से बृजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को। मरकजी काबीना की आज हुई मीटिंग में अनाज की जखीरा अंदोजी से मुतालिक एक इंतहाई अहम मंसूबे को मंजूरी दी गई। इस मीटिंग में कोऑपरेटिव सेक्टर में अनाज के जखीरे की सलाहियत बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फूड स्टोरेज स्कीम को मंजूरी दी गई। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने इस सिलसिले में जानकारी देते हुए बताया कि आज काबीना मीटिंग में कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़े अनाज जखीरा अंदोजी मंसूबे की मंजूरी पर फैसला लिया गया। अनुराग ठाकुर ने बताया कि मुल्क में अभी मजमूई तौर पर 1450 लाख टन अनाज के जखीरे की सलाहियत है, लेकिन अब इसमें 700 लाख टन जखीरे की सलाहियत मजीद बढ़ाई जाएगी। इसके बाद जखीरे की मजमूई सलाहियत 2150 लाख टन हो जाएगी। जो दूसरा निर्णय किया है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से जुड़ा हुआ है। स्मार्ट सिटीज के बारे में आप जानते हैं और स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत सन 2018 में सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन CITIIS 1.0 कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत उस समय 12 चयनित शहरों में स्मार्ट स्कूल्स, ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर, बायोडाइवर्सिटी पार्क आदि जैसे इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इसके जो एक कार्यक्रम चल रहा है, अब इसके चलते आज सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन CITIIS 2.0 शुरू करने की घोषणा की गई है, निर्णय किया गया है। इसके कंपोनेंट्स CITIIS 1.0 की तरह 3 कंपोनेंट ही रहेंगे, लेकिन इसके ऊपर खर्चा जो है
वो 1866 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्चा आएगा। अब ये 3 कंपोनेंट्स में पहले कंपोनेंट के अंतर्गत कंपटीशन के आधार पर 18 शहरों का चयन किया जाएगा और इन शहरों में सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित प्रोजेक्ट्स, जिसमें इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट को फोकस किया जाएगा और इसके लिए फंडिंग भी उपलब्ध करवाई जाएगी। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या राज्य की सरकार या लोकल बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी, वो 20% पैसा देगी, भारत सरकार 80% पैसा देगी। पहाड़ी राज्य एवं नॉर्थ ईस्ट हिंदुस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर के कुरमाड़ा सेक्टर में एलओसी के करीब 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों 30 मई की रात खराब मौसम और बारिश का फायदा उठाकर हिंदुस्तानी सरहद में दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। फौजी जवानों ने बाढ़ अबूर करने वाले तीनों दहशतगर्दों पर फायरिंग की। फौज ने उनके पास से 10 किलो आईईडी, AK-47 समेत भारी मिकदार में हथियार और मंशियात बरामद की। फायरिंग में जख्मी होने वाला एक दहशतगर्द पुंछ के एक अस्पताल में जेर इलाज है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुंछ के गुलपुर इलाके में कुरमारा गांव में एलओसी के साथ फौज ने मशकूक नकलो हरकत देखी। इसके बाद जवानों ने शाम तकरीबन 4 बजे तलाशी मुहिम शुरू की। फौज की कार्रवाई देखकर दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में दरअंदाज की टांग में गोली लगी। फायरिंग में एक फौजी जवान भी जख्मी हुए हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के फुलवारी शरीफ मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बिहार, कर्नाटक और केरल में करीब 25 ठिकानों पर रेड मारी है। एनआईए की टीम ने कटिहार के हसनगंज पुलिस स्टेशन, हुदूद के मुजफ्फर टोला में लगभग 3 घंटे तक छापेमारी की। एनआईए की टीम ने नासिर हुसैन के घर कई दस्तावेजात को खंगाला। वहीं मकामी लोगों की माने तो एनआईए पूछताछ के लिए महबूब आलम नदवी के भाई मोहम्मद जावेद को अपने साथ ले गई। हालांकि सरकारी तौर से अब तक इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है। जुलाई 2022 में पटना के फुलवारी शरीफ में पुलिस की रेड में PFI से जुड़े कुछ लोग पकड़े गए थे। छापेमारी में इंडिया 2047 नाम का 7 पेज का डॉक्यूमेंट मिला था। इसमें अगले 25 सालों में हिंदुस्तान को मुस्लिम नेशन बनाने की प्लानिंग की गई थी। इसी टारगेट को पूरा करने के लिए मुस्लिम नौजवानों को हथियार चलाने की मुबैना तौर पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। उस वक्त 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इसमें पूछताछ में पता चला था कि 12 जुलाई को पटना आ रहे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर वो हमला करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें 15 दिन से ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसको लेकर पहले पटना पुलिस ने FIR दर्ज की थी। बाद में मामला NIA के पास चला गया था। कर्नाटक के वज़ीर आला सीतारामैया ने कहा कि हुकूमत ने तमाम 5 इंतखाबी जमानतों को नाफिज करने का फैसला किया। आज काबीना इजलास से पहले मुनक़िदा मीटिंग में तमाम काबीना वज़रा मौजूद थे। उन्होंने प्रेजेंटेशन देखी, उसे काबीना के इजलास में पेश किया गया। इस दौरान कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार ने कहा कि हमारा आज़म है और इसे मुनज़्ज़म तरीके से लागू किया जाना चाहिए। काबीना इजलास के दौरान जुमे को हतमी फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक मीटिंग में राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत और साबिक़ नायब वज़ीर आला सचिन पायलट के बीच सुलह हो गई थी। लेकिन अब सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि 15 मई को रखी गई 3 मांगों पर कोई समझौता नहीं होगा। पायलट ने हुकूमत को फिर अल्टीमेटम याद दिलाया। टोंक के एक इलाके का दौरा करने के दौरान पायलट ने कहा कि नौजवानों से जो कमिटमेंट नौजवानों को दिया गया था उससे पूरा किया जाएगा और उन मांगों पर कोई सहमति नहीं होगी। पंजाब में IPL क्रिकेटर को नौकरी के नाम पर 2 करोड़ की रिश्वत के मुद्दे पर पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान और साबिक़ वज़ीर आला चरणजीत चन्नी में जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ गई है। 4 मई को CM मान ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि IPL में पंजाब की टीम से जुड़े जसविंदर सिंह को नौकरी देने के नाम पर चन्नी के भतीजे ने 2 करोड़ रुपए मांगे थे। मान क्रिकेटर जसविंदर वो उसके वालिद मनजिंदर सिंह को भी साथ में लेके आए थे। इसके एक घंटे बाद चन्नी भी चंडीगढ़ में ही मीडिया के सामने आ गए। चन्नी ने कहा कि CM भगवंत मान उन्हें बदनाम कर रहे हैं, उनके खानदान का जीना हराम कर दिया गया है और उन्हें जहनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है। और भी ज्यादा चाह चढ़ गया। हल्का उन्होंने पैंदा है, हल्का पैंदा उन्होंने कोले गए चन्नी साहब कोले उत्थे ऐसे जगह पे आज कमरा ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ। हाँ जी
कितने मिले तो इत्थे केस पढ़ के सुनाया हुसन लाल ने। हुसन लाल प्रिंसिपल सेक्रेटरी सामने हुसन लाल ने पढ़ के सुनाया जी पेपर। हाँ भी आ केस है जी। चन्नी साहब कहते भी काम तो बन सकता है थोड़ा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक गवर्नर रघुराम राजन ने मोदी हुकूमत की पॉलिसियों पर सवाल उठाए हैं। रघुराम राजन का कहना है कि अगर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम नाकाम हो जाती है तो हुकूमत क्या करेगी। रघुराम राजन ने कहा कि मोदी हुकूमत की PLI स्कीम की कामयाबी का क्या सबूत है जो असल में मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मियों को फरोग देने के लिए लाई गई थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या हिंदुस्तान वाकई मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है जिसके दावे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देने और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ शोबों के लिए 1,97,000 करोड़ की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की है। राजन का कहना है कि इस मंसूबे में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर खुसूसी तवज्जो दी गई है, लेकिन सच ये है कि हिंदुस्तान मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का मरकज नहीं बन सका है। उनका कहना है कि अभी तक इस स्कीम का कोई असर नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए उसे दीगर शोबों में नाफिज करने से पहले उसकी अब तक की कारकर्दगी का जायजा लेना चाहिए। इंडियन नेवी ने INS विक्रांत पर मोस्ट एडवांस मिलिट्री चॉपर उतारा है। इसे MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर के नाम से जाना जाता है। नेवी पहले सी किंग चॉपर का इस्तेमाल करती थी, अब इसकी जगह रोमियो का इस्तेमाल किया जाएगा। नेवी ने INS विक्रांत पर रोमियो के लैंडिंग का वीडियो ट्वीट किया है। साथ ही कैप्शन में लिखा कि हमारे लिए यह हेलीकॉप्टर मील का पत्थर है। रोमियो को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया था। हिंदुस्तान ने 24 हेलीकॉप्टर 90 करोड़ 50 लाख डॉलर में खरीदे हैं। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप फरवरी 2020 में हिंदुस्तान आए थे। उसी दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने उन्हें खरीदने के लिए सौदे पर दस्तखत किए थे। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के करीब मोएडलिंग कस्बे के एक अस्पताल में मंगल की सुबह आग लगने से 3 अफराद हलाक हो गए। मकामी हुक्काम ने 4 शुमे को इत्तला दी। ऑस्ट्रिया की खबरसां एजेंसी ने बताया कि मंगल की सुबह तकरीबन 1 बजे के करीब मोएडलिंग स्टेट हॉस्पिटल की 3री मंजिल पर एक कमरे में आग लग गई, जिसमें 3 मर्द मरीज हलाक हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वाक़े में एक खातून जख्मी भी हुई हैं और 90 के करीब मरीजों को बाहिफाजत अस्पताल से निकाला गया। पुलिस ने मंगल की रात इस इम्कान का जाहिर किया कि शायद ये आग मुतासरीन में से एक 75 साल शख्स के सिगरेट पीने की वजह से लगी हो। चीन ने एक मस्जिद के जुज़वी निज़ाम के मंसूबे पर झड़पों के बाद मुसलमानों की अक्सरियत वाले जुनूब मगरबी कस्बे में सैकड़ों पुलिस अहलकारों को तैनात किया है और गिरफ्तारियां की। वाक़े के ऐनी शाहिदीन ने बताया कि एक रिहायशी ने नाम जाहिर ना करने की दरखास्त पर पीर को बताया कि सूबे यूनान के शहर नागो में हाल ही में नाजाइंग मस्जिद के 4 मीनारों और गुंबद को गिराने के मंसूबे को आगे बढ़ाया गया। ये इलाका हुई लोगों का घर है जो बुनियादी तौर पर एक मुसलमान नस्ली गिरोह है जो हालिया दिनों वसी क्रैकडाउन की वजह से दबाव में है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले वीडियोज और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हफ्ते के रोज दर्जनों सरकारी अहलकारों ने मस्जिद के बाहर एक हुजूम को पीछे हटाया जो उन पर अशिया फेंक रहे थे। एक मकामी खातून ने बताया कि वो ज़बरदस्ती मिसमारी करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ के लोग उन्हें रोकने के लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिद हम जैसे मुसलमानों का घर है, अगर वो इसे गिराने की कोशिश करते हैं तो हम यकीनी तौर पर उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। चीन के फाइटर जेट ने साउथ चाइना सी के ऊपर इंटरनेशनल एयर स्पेस में उड़ रहे अमेरिकी जासूसी प्लेन यानी स्पाई क्राफ्ट को मंगल के रोज रोक दिया। अमेरिका ने इसकी जानकारी दी है। फौजी कमांडर ने बताया कि चीन के J-16 प्लेन ने 26 मई को अमेरिकी प्लेन के कॉकपिट के ठीक सामने उड़ान भरी थी। इसकी वजह से US RC-135 स्पाई प्लेन में टर्बुलेंस आ गया। चीन की तरफ से फिलहाल इस पर कोई बयान जारी नहीं किया गया। हालांकि अमेरिका में मौजूद चीनी एम्बेसी के तर्जुमान लियो पेंगुइन ने कहा कि अमेरिका कई बार चीन की निगरानी के लिए अपने प्लेन और जहाज तैनात करा। ये चीन की सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।